दुनिया के हर समाज में औरतों के खिलाफ हिंसा सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं होती। कभी ये पावर की कहानी होती है, कभी पावर पॉलिटिक्स की होती है, कभी पैसा, कभी फैमिली, और कभी उस सोच की जहां आदमी खुद को सबसे ऊपर, अकाउंटेबिलिटी से भी ऊपर समझने लगता है। WHO और UN एजेंसीज के एस्टिमेट्स के मुताबिक दुनिया में करीब 1 in every 3 वुमेन, लगभग 840 मिलियन औरतों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी बहुत ज़्यादा वायलेंस फेस किया है। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि ऐसे केसेस में आवाज़ बहुत कम बाहर आती है। अब UN विमेन डिपार्टमेंट के मुताबिक वायलेंस फेस करने वाली 40% से भी कम महिलाएं किसी से हेल्प मांगती हैं, और पुलिस तक पहुंचने वाली संख्या जो है वो तो इससे भी कम है दोस्तों, करीब 10% या उससे भी कम। यानी कि हर रिपोर्टेड केस के पीछे कई ऐसी कहानियां होती हैं जो कभी शर्म, कभी डर, कभी प्रेशर, कभी फैमिली की इज्जत या सिस्टम पर जब भरोसे की कमी हो उसके कारण चुप रह जाती है। और जब किसी यंग वुमन, एक यंग लड़की की मौत सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में, बहुत ही संदेहास्पद हालातों में हो, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि उस रात या उस दिन हुआ क्या था। सवाल ये भी होता है दोस्तों कि क्या सच को सामने आने दिया गया। आज हम आपको ऐसी एक कहानी सुनाने वाले हैं जो शायद आपने जरूर पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो आइए आज सिर्फ आपकी मेमोरी रिफ्रेश करते हैं। ये कहानी है शिल्पी जैन और गौतम सिंह के केस की, पटना की वो कहानी, वो रात जिसका सच आज भी अधूरा है। तो कहानी है 3 जुलाई 1999 की। पटना की सुबह अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी, लेकिन एक खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। एक गैरेज के अंदर एक मारुति जैन कार, और उसके अंदर 2 यंग लोगों की डेड बॉडीज। एक लड़की शिल्पी जैन और एक लड़का गौतम सिंह। दोनों पटना के जाने पहचाने माने हुए परिवारों से आते थे। दोनों यंग थे, दोनों के पास पूरी जिंदगी पड़ी थी। लेकिन उस सुबह उनकी कहानी एक बंद कार के अंदर खत्म हो चुकी थी। और जैसे जैसे वो दिन आगे बढ़ा, वैसे वैसे ये केस सिर्फ 2 डेथ्स का मामला नहीं रह गया। ये पटना के पावर सर्कल्स, पॉलिटिक्स, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक्स और पब्लिक के गुस्से का एक ऐसा केस बन गया जिसने बिहार को सालों तक परेशान किया। क्योंकि इस केस में सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब कभी साफ नहीं आए। तो आइए आपको बताते हैं शिल्पी कौन थी। शिल्पी जैन पटना की उन लड़कियों में से थी जिन्हें लोग नोटिस करते थे। वो फॉर्मर मिस पटना थी, पटना के विमेंस कॉलेज से पढ़ी थी और एक कपड़ा व्यापारी परिवार की इकलौती बेटी थी। उनके पिता उज्जवल जैन का परिवार पटना के न्यू मार्केट में कमला स्टोर्स नाम से बिजनेस चलाते थे। जो लोग शिल्पी को जानते थे, उन्होंने उन्हें एक ब्राइट, आउटगोइंग और बहुत कॉन्फिडेंट लड़की के रूप में याद रखा। एक जर्नलिस्ट हैं चिंकी सिन्हा, उन्होंने शिल्पी को स्कूल और कॉलेज के दिनों से जाना था। तो वो बाद में लिखती हैं कि शिल्पी पटना विमेंस कॉलेज के कॉरिडोर्स में अलग ही दिखाई देती थी, हमेशा स्माइलिंग, अलग से नोटिस हो जाने वाली और अपने प्रेजेंस से सबका ध्यान खींचने वाली। लेकिन 3 जुलाई 1999 के बाद पब्लिक याद में शिल्पी एक व्यक्ति से ज्यादा एक सवाल बन के रह गई। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उनके परिवार वालों ने सालों तक ढूंढा। और गौतम सिंह भी किसी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से नहीं आते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लंदन बेस्ड डॉक्टर BN सिंह के बेटे थे, और कहते हैं कि वो पॉलिटिकली बड़े एम्बिशियस थे, पॉलिटिक्स में कुछ करना चाहते थे, अपना नाम बनाना चाहते थे। कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनमें कहा जाता है कि वो तब की रूलिंग पार्टी, बिहार की रूलिंग पार्टी RJD के में बड़े एक्टिव थे और साधु यादव के पॉलिटिकल सर्कल में काफ़ी करीब थे। तो उस समय बिहार की पॉलिटिक्स में साधु यादव का नाम बहुत पावरफुल माना जाता था।
वो राबड़ी देवी के भाई थे और लालू प्रसाद यादव के पॉलिटिकल परिवार से जुड़े हुए थे। और इसी वजह से जब ये केस सामने आया तो ये सिर्फ पुलिस फाइल तक नहीं सिमट के रहा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही गौतम और शिल्पी की मौत की खबर फैली, लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, ये एक्सीडेंट था या सुसाइड था या कुछ और। जब भी कोई बहुत एक्टिव या बहुत ही फैली हुई खबर होती है डेथ की या किसी भी लाइफ के एंड होने की, तो हजार तरीके की बातें, जितने मुंह उतने बातें होती हैं दोस्तों। तो कहते हैं कि उस टाइम पे जबकि न्यूज़ रिपोर्ट्स थे, उन्होंने शिल्पी और गौतम को एक कपल के तौर पर डिस्क्राइब किया और कहा कि ये शायद एक ऐसी रिलेशनशिप थी जिसे सबने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो 7 जुलाई 1999 की एक टेलीग्राफ न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के हिसाब से पुलिस और जो सोर्सेस थे उनका एक इनिशियल वर्जन, बहुत अर्ली जो अपनी रिपोर्ट उन्होंने निकाली, उसमें कहा गया कि ये दोनों एक रिलेशनशिप में थे और शिल्पी का जो फैमिली था, परिवार था, इस रिश्ते के खिलाफ था। अब रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि गौतम और शिल्पी भागकर शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो फैमिली की इज्जत का ख्याल रखते थे। 2003 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा कि शिल्पी गौतम के साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप में थी। यानी इतना तो साफ था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, क्लोज थे एक दूसरे से और शायद अपने फ्यूचर को लेके सोच भी रहे थे। लेकिन इसी रिलेशनशिप की कहानी कुछ दिनों में इतनी बदल गई कि पब्लिक यही नहीं समझ पाई कि सच आखिर किस वर्जन में है, कौन सी कही हुई बात में थोड़ी भी सच्चाई है। और फिर 3 जुलाई 1999 वो कार, वो गैरेज और उसमें 2 बॉडीज। 3 जुलाई को शिल्पी जैन और गौतम सिंह की बॉडीज एक मारुति जैन कार में मिली, हमने आपको बताया था। अब जो रिपोर्ट्स हैं एटलीस्ट इस बात पर तो अग्री करती हैं कि दोनों हाफ ड्रेस्ड हालातों में थे। 9 जुलाई 1999 की टेलीग्राफ न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम की बॉडी पर कोई भी कपड़े नहीं थे और शिल्पी ने गौतम की टी शर्ट पहनी हुई थी। उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शिल्पी की बॉडी पर सीमन ट्रेसेस मिले थे फ्रॉम मल्टीपल इंडिविजुअल्स, बहुत सारे लोगों के। और यहीं से ये केस बहुत डिस्टर्बिंग होता चला गया, क्योंकि अगर 2 बॉडीज ऐसी हालात में मिलती हैं तो इन्वेस्टिगेशन का पहला सवाल नेचुरली यही होता है कि मौत कैसे हुई, क्या किसी ने कुछ किया, क्या ये वॉलंटरी था, क्या कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था। लेकिन इस केस में मौत का कारण ही कंफ्यूजन नहीं था, बॉडी मिली कहाँ, इस बेसिक बात पर भी पब्लिक रिकॉर्ड में अलग अलग वर्जन्स थे, अलग अलग। जैसे हमने पहले कहा था, जितने मुंह उतनी बातें। तो एक रिपोर्ट ने कहा कि कार गौतम के घर के गैरेज में थी, गांधी मैदान के पास। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट ने कहा कि कार गवर्नमेंट क्वार्टर्स के गैरेज में थी। अब बाद की रिपोर्ट्स में इस लोकेशन को साधु यादव से लिंक्ड क्वार्टर्स के पास या अंदर बताया गया। अब एक और न्यूज़पेपर था, उन्होंने कहा कि फ्रेजर रोड के क्वार्टर नंबर 12 में थी ये कार। मतलब केस की सबसे बेसिक चीज, लोकेशन, वही पब्लिक रिकॉर्ड में साफ नहीं थी। और जब लोकेशन ही इतनी डिस्प्यूटेड हो, इतना कंफ्यूजन हो लोकेशन पर, तो शक नेचुरली और भी बढ़ जाता है। और फिर आए एक के बाद एक वर्जन्स। तो पहला वर्जन, क्लासिक वर्जन आया, एज इफ उन लोगों ने अग्रीमेंट करके अपनी जान दे दी। तो उनकी डेथ के कुछ दिन बाद ही पहली ऑफिशियल स्टाइल की कहानी सामने आई। तो 7 जुलाई 1999 को टेलीग्राफ रिपोर्ट ने ये पैक्ट वाली थियोरी रिपोर्ट की कि इनकी कहानी के मुताबिक गौतम ने एक फ्रेंड से मारुति कार ली, फिर वो शिल्पी को उनके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से पिक करने गए, दोनों दोस्तों से मिले, कुछ फोन कॉल्स हुए, और क्योंकि दोनों अपने फ्यूचर को लेकर परेशान थे तो उन्होंने एक साथ अपनी जान देने का फैसला कर लिया। लेकिन लोगों ने, जनता ने इस एक्सप्लेनेशन को आसानी से एक्सेप्ट किया ही नहीं, और शायद पुलिस भी ज्यादा देर इस वर्जन पर टिकी नहीं रह पाई, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के बाद पूरी स्टोरी बदल गई। और फिर आया दूसरा वर्जन, एक्सीडेंट हुआ कार के अंदर। 9 जुलाई 1999 टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया कि पुलिस ने अब एक नई थ्योरी देखी है
और अब कहा गया कि शायद उन दोनों की डेथ दम घुटने से हुई। थ्योरी ये दी गई कि कार लॉक थी, एसी चल रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड कार के अंदर भर गया और दोनों की डेथ हो गई। अब पुलिस वर्जन के मुताबिक वो दोनों उस समय कार के अंदर थोड़ी आपत्तिजनक स्थिति में थे। मतलब 1 हफ्ते से भी कम समय में जनता को 2 अलग अलग एक्सप्लेनेशंस मिल चुके थे। पहले मिलजुल के करा हुआ सुसाइड पैक्ट, फिर अचानक से दम घुटने से डेथ। और जब किसी भी हाई प्रोफाइल डेथ केस में ये ऑफिशियल स्टोरीज इतनी जल्दी जल्दी बदलती हैं तो सवाल उठना तो तय है दोस्तों। पटना में भी यही हुआ। लोगों ने पूछना शुरू किया कि अगर सुसाइड था तो एक्सीडेंट की थ्योरी क्यों दी आपने, और अगर एक्सीडेंट था तो बात की थ्योरीज कैसे आई? अगर कार में सिर्फ वो दोनों थे तो फोरेंसिक्स में क्या दिखाई दिया आपको? और अगर उसकी बॉडी पे ट्रेसेस मिले थे तो किसका सैंपल था वो? सवाल ही सवाल। और फिर आया तीसरा नैरेटिव, उनके सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का एलिगेशन। 14 जुलाई 1999 तक इस केस ने एक बहुत डेंजरस टर्न ले लिया था। टेलीग्राफ की ही रिपोर्ट के अनुसार इन सब जितने मुतनी बातों के बीच एक गुमनाम पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ से एक अलग रिपोर्ट सामने आई। उन्होंने कहा कि शिल्पी को उसके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाते समय पिक किया गया था। कुछ आदमी जिन्हें साधु यादव से लिंक्ड बताया गया अलेजिडली उस पिकअप में इन्वॉल्व थे। और ये भी उस पुलिस ऑफिसर ने कहा कि शिल्पी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। और जब गौतम वहां पहुंचे और उन्होंने पुलिस के पास जाने की कोशिश की और उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी मार दिया गया। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट में कभी ये बात नहीं कही गई। उनकी नज़र में ये सिर्फ एक एलिगेशन था, एक इल्ज़ाम था, और ऐसा इल्ज़ाम जो बड़े पॉलिटिकली चार्ज माहौल में दिया गया था। लेकिन इस टेस्टिमनी ने या इस गवाही ने केस को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि अब ये केस सिर्फ 2 यंग लवर्स की या एक रिश्ते में होने वाले एक लड़का लड़की की संदेहास्पद डेथ नहीं था। अब लोग इसे पावर, प्रोटेक्शन, पॉलिटिक्स इनकी लेंस से देख रहे थे। पटना में प्रोटेस्ट शुरू हुए, व्यापारियों ने बंद का कॉल किया, ऑपोजिशन पार्टीज ने सवाल उठाए, फैमिली ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर सीधे सीधे अपना अविश्वास जता दिया, और पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ गया कि बिहार गवर्नमेंट को उस समय सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को अनाउंस करना पड़ा। और फिर एंट्री हुई सीबीआई की, लेकिन सवाल तो खत्म ही नहीं हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की रिपोर्ट्स के हिसाब से सीबीआई ने 30 जुलाई 1999 को इन्वेस्टिगेशन फॉर्मली अपने हाथों में ले लिया। अब लोगों को उम्मीद थी कि भाई सेंट्रल एजेंसी है तो केस को ठीक से हैंडल करेगी। लेकिन साल बीतते गए, 1999 से आया 2000, फिर 2001, फिर 2002 और फिर 2003। और 29 मई 2003 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि लगभग 4 साल के बाद भी सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं की थी। शिल्पी की मां नीरा जैन तब भी ओपनली सीबीआई पर देरी करने का इल्जाम लगा रही थी। एक फैमिली जिसने अपनी बेटी खोई थी अब इन्वेस्टिगेशन के इंतजार में भी टूट रही थी। फिर अगस्त 2003 में सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दाखिल की, और उसका भी कंक्लूजन, उसका रिजल्ट वही था जिसे शिल्पी का परिवार और आम जनता कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। सीबीआई ने कहा मर्डर का तो कोई एविडेंस मिला नहीं, दोनों ने पॉइजन खाकर सुसाइड किया है। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से पॉइजन का नाम बताया गया, विसरा फाइंडिंग्स बोले हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन किया है तो उसमें पॉइजन निकला है। और पब्लिक कंफ्यूजन यहाँ से और भी ज़्यादा बढ़ गया। पहले सुसाइड का पैक्ट के आपस में मिलजुल के उन्होंने अपनी जान दी, फिर बोले कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सीडेंट से डेथ हुई है। अब फिर पुलिस ऑफिसर का इल्ज़ाम कि ये कुछ और ही केस था, ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस केस था, साधु यादव और उसकी टीम इन्वॉल्व थी। और अब फाइनली सीबीआई का कंक्लूजन था पॉइजन। इतने अलग अलग डायरेक्शंस, एक ही केस, कौन विश्वास करता और किस पर करता? लेकिन कुछ फोरेंसिक के सवाल थे जो केस को आज भी जिंदा रखते हैं। सबसे ट्रबलिंग, सबसे परेशान करने वाली बातों में है फोरेंसिक एंगल।
उस समय जो रिपोर्ट्स थी उन्होंने कहा था कि शिल्पी के ऊपर मल्टीपल इंडिविजुअल्स का सीमेन ट्रेसेस डिटेक्ट हुए थे। बाद में एक फोरेंसिक मेडिकल जर्नल में किसी ने कहा कि इस केस में पटना मेडिकल कॉलेज, दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल और एम्स ने, उनके डॉक्टर्स ने भी मेडिकल ओपिनियंस दिए थे। 2025 में संडे गार्जियन ने रिपोर्ट किया कि उनके पास सीबीआई की मेडिकल एनालिसिस रिपोर्ट थी शिल्पी गौतम की। उस रिपोर्ट के हिसाब से गौतम के कुछ फ्रेंड्स मनीष, राकेश, पंकज, एसपी सिंह और अशोक यादव के ब्लड सैंपल्स और सेमिनल स्टेन से कंपेयर किए गए थे, लेकिन रिपोर्टेडली वो सैंपल्स मैच नहीं हुए थे। यानी कि जो शिल्पी की बॉडी पर ट्रेसेस मिले थे वो हमेशा ही अनआइडेंटिफाइड रह गए। अब संडे गार्जियन न्यूज़पेपर ने ये भी लिखा कि साधु यादव से भी उनका सैंपल मांगा गया था, लेकिन उन्होंने अपना सैंपल देने से साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है दोस्तों। 2021 में टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में एक रेफरेंस था कि साधु यादव ने डीएनए टेस्ट दिया था, लेकिन 2025 की संडे गार्जियन रिपोर्ट ये कहती है कि उन्होंने सैंपल टेस्ट देने से मना कर दिया था। और ये कंफ्यूजन जो क्रिएट हुई, इसको भी कहीं कोई रेजोल्यूशन नहीं था, इसका कोई साफ जवाब नहीं था। तो जो ये डीएनए वाला पॉइंट है, डीएनए सैंपल वाला पॉइंट है, आज भी डिस्प्यूटेड है, आज भी कोई विश्वास नहीं करता। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हर जवाब के साथ इस केस में एक नया सवाल जुड़ता चला गया और फैमिली लड़ती ही रह गई। सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी फैमिली चुप नहीं रही। अगस्त 2003 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि बिमल कुमार, जो पुलिस वाले थे जिनको केस का इन्फॉर्मेंट बताया गया था, स्पेशल सीबीआई मैजिस्ट्रेट के सामने गए। उन्होंने ओपन इल्जाम लगाया कि ये जो अक्यूज थे, जो पॉलिटिकली पावरफुल थे, साधु यादव और उनकी टीम, उनके साथ पुलिस वाले और सीबीआई मिले हुए थे और इसलिए उन्होंने एविडेंस भी ठीक से इकट्ठा नहीं किया। फिर बिमल कुमार जी ने एक प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल करने के लिए मैजिस्ट्रेट से टाइम मांगा, लेकिन कहते हैं कि ऐसा कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है जहां से पता लगे कि उनकी जो उन्होंने पेटिशन फाइल की उसके बाद कोई भी ट्रायल हुआ उस केस का। तो ऑफिशियली केस वहीं रुक गया, लेकिन उस फैमिली के लिए केस फिर भी नहीं खत्म हुआ। उनका ये केस चलता ही रहा। 5 जनवरी 2006 शिल्पी के भाई प्रशांत जैन को पटना के बुद्धा मार्ग से किडनैप कर लिया गया। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से वो लगभग 12 दिन के बाद रिलीज हुए थे। अब कहते हैं कि इस किडनैपिंग को ये कहा गया, इस कॉन्टेक्स्ट में देखा गया कि प्रशांत, जो शिल्पी के भाई थे, वो इस केस को दोबारा खुलवाने की कोशिश कर रहे थे। अब उनका किडनैपिंग केस और शिल्पी का डेथ या मर्डर केस अलग अलग तरह से देखा गया, लेकिन इस हादसे ने, इस सिचुएशन ने ये ज़रूर बताया कि शिल्पी के परिवार के आसपास वो प्रेशर और वो खतरा जो था वो खत्म नहीं हुआ था। अब 2015 में पटना हाई कोर्ट ने इस किडनैपिंग केस में जजमेंट दिया और ये कहा कि एविडेंस जो मिला है उससे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि प्रशांत जैन को किडनैप किया गया। और लेकिन एविडेंस की कमी थी, तो जिसको पकड़ा गया था उसको छोड़ दिया गया बाद में और अपील सारी डिसमिस हो गई। लेकिन ये जो जजमेंट आया था ये शिल्पी और गौतम की डेथ पर नहीं था, ये सिर्फ इस किडनैपिंग का था। लेकिन ये ज़रूर दिखाता है, ये एक ऑफिशियल तरीका था, ये एक ऑफिशियल एविडेंस था इस चीज़ का कि इस फैमिली की कहानी 1999 पर ख़त्म नहीं हुई थी। फिर साल गुजरते गए दोस्तों। शिल्पी जैन और गौतम सिंह का केस बिहार की पॉलिटिकल मेमोरी से कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। 2011 में टेलीग्राफ न्यूज़पेपर ने उन इंसिडेंट्स को याद किया जिन्होंने बिहार के जो पॉलिटिक्स है उसको हिला के रख दिया था। और फिर 2025 में ये केस फिर से हेडलाइंस में आ गया। लेकिन सच क्या था दोस्तों? वो सवाल आज भी इस केस के साथ चलता है। क्या शिल्पी और गौतम ने सच में सुसाइड किया था? क्या ये एक्सीडेंट था जैसा पुलिस ने पहले कहा था? या
इस केस का कोई ऐसा भी हिस्सा था जिसे कभी भी पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया गया। न्यूज़ रिपोर्ट्स ने बहुत सारे वर्जन दिए, पुलिस की थियोरी बदलती रही, सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट आ गई, फैमिली ने उसे रिजेक्ट कर दिया। फोरेंसिक सवाल हमेशा लोगों की, जनता के दिमाग में, उनकी यादों में अटके रहे और पॉलिटिक्स बार बार इस केस पर लौटती रही। और लॉ में जो एक चीज़ जो हमारे लीगल समाज में या लीगल सपोर्ट में जो चीज़ एक इस मैटर को ख़त्म कर सकती थी प्रॉपरली, वो एक प्रॉपर ट्रायल, मर्डर ट्रायल कभी हुआ ही नहीं। इसलिए शिल्पी जैन और गौतम सिंह का केस आज भी बिहार के उन मामलों में गिना जाता है जहां ऑफिशियल फाइल तो बंद हो गई, लेकिन जनता के सवाल कभी बंद नहीं हुए। क्योंकि कभी कभी एक केस कोर्ट में ख़त्म हो जाता है लेकिन लोगों की यादों में नहीं। और पटना की उस मारुति जैन में मिली 2 बॉडीज की कहानी भी शायद ऐसी ही है। एक स्टोरी जो ऑफिशियली तो क्लोज्ड है, लेकिन इमोशनली, पॉलिटिकली और जनता की याद में वो केस आज भी खुला है। पॉलिटिक्स वैसे ही चल रही है, सबकी दुनिया चल रही है दोस्तों, लेकिन जिनकी दुनिया शायद 1999 में रुक गई थी वो थे शिल्पी और गौतम के परिवार वाले। इसके साथ आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आएंगे जो कि अनसॉल्व्ड है। बताइएगा आपको आज की कहानी कैसी लगी। हमारी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।